वेलकम टू मानविका WCIAS। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर आप सफल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप असफल हैं तो भी इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, और आपको ये असफलता दुनिया से परिचय करवा रही होगी, लेकिन आप एक दिन सफल होंगे और ये सफलता ही आपको ऐसी एक पहचान दिलाएगी कि दुनिया अलग से आपको पहचानेगी। और वो कैसे होगा? वो निरंतर शिक्षा और ज्ञान हासिल करते रहने के साथ ही होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, इनके विषय में अब जानेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसे हम थोड़ा समय लेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये ही अगर अच्छी तरीके से हम सीखेंगे तो हमें संविधान को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये कहाँ मेंशन है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पार्ट थ्री यानी कि भाग 3 जो संविधान का है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के विषय में दिया हुआ है, और इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, अब इसके विषय में समझना ज़रूरी है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हुआ? ये मैग्ना कार्टा क्या था? फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब मानव अधिकारों के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट था, जो विश्व में सबसे पहला। और ये कहाँ पर था? चार्टर ऑफ राइट्स, यानी कि जून 1215 में इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग जॉन, उन्होंने एक चार्टर ऑफ राइट्स तैयार करवाया। किस लिए तैयार करवाया? जो प्रोटेक्ट करता था किससे? अनऑथराइज्ड और अनवारंटेड एक्शंस, जो किसके? स्टेट के। और किसे करता था? यानी कि पीपल्स को, लोगों के लिए। तो ये लोगों को एक ऐसे अधिकार देता था जो स्टेट के अनऑथराइज्ड और अनवारंटेड एक्शंस से उनकी रक्षा करता था, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। तो इसी से प्रभावित होकर आगे चल के, मतलब जैसे अगर USA के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उन्होंने बिल ऑफ राइट्स के रूप में इन्हें ह्यूमन राइट्स को अपने संविधान में शामिल किया था। तो ये हैं क्या? सब अगर देखा जाए साधारण शब्दों में तो FR क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं तो लोगों के लिए क्या ऐसे जिए वो कि डिग्निटी और इंटीग्रिटी के साथ जी सकें। तो ये बहुत ही एसेंशियल हैं सभी के लिए। और ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनके द्वारा लोगों को, मतलब स्टेट से संबंधित चीज़ों, स्टेट की जो भी ऐसे एक्शंस हों उनसे सुरक्षा के लिए इनको लिया है, और यह गारंटी देते हैं उनकी सुरक्षा की। अब आगे समझते हैं। कि अभी आगे और समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर नहीं कुछ सब समझ में आ रहे हैं तो आगे समझ में आ जाएंगे। तो jैसे मैंने कहा था कि ये कहाँ से लिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से लिए गए हैं, और वहाँ पर किस तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं? बिल ऑफ राइट्स के रूप में डिस्क्राइब किए गए हैं। इसीलिए भारत के मूल अधिकार की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल यानी कि बिल ऑफ राइट्स से की जाती है। अब समझिए क्या है जस्टिसेबल क्यों है? जस्टिसेबल क्या है? इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। न्याय योग्य क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्हें न्याय योग्य बनाया गया है। जुडिशरी हैज़ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इन्हें असाइन की है। किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए FR को, फंडामेंटल राइट्स को। अगर किस केस में? अगर स्टेट इनका किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब इनका अगर कोई स्टेट वायलेट करता है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को। स्टेट के बारे में समझेंगे। स्टेट को अभी ये मत समझिएगा, स्टेट का मतलब केवल कोई स्टेट, राज्य या देश है। स्टेट संस्था है, किस तरीके से संस्थाओं की बात की गई है वही आज आर्टिकल 12 में सीखेंगे हम। तो मतलब इसीलिए ये जस्टिसेबल है। और अब ये डिफरेंट है कैसे? किन से? अदर राइट्स या ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं जो मिले हुए सिटीज़न ऑफ इंडिया को, तो उनसे अलग कैसे हैं? अब समझिए ऑर्डिनरी राइट्स क्या है। ऑर्डिनरी राइट्स भी प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, लेकिन ये ऑर्डिनरी लॉ से मतलब ऑर्डिनरी लॉ जो है, साधारण कोई कानून है
उसके माध्यम से इन्फोर्स किए जा सकते हैं और उसके उसी तरीके से ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन एफआर जो है प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय सीओआई, अब यहाँ इसके द्वारा गारंटी मिलती है हमें सुरक्षा की। ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं कभी भी अमेंड किए जा सकते हैं, मतलब साधारण जो लीगल राइट्स हैं वो तो केवल जो लॉ में कानून में लिखा हुआ है उतनी ही सुरक्षा देंगे, लेकिन ये जो हैं हमें गारंटेड सुरक्षा देते हैं। अब ऑर्डिनरी राइट्स की बात आ जाती है तो और चीज़ समझ में आती है, उन्हें जो है चेंज किया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है लेजिस्लेचर द्वारा, केवल एक ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस द्वारा। जैसा कि एक कानून बनाया जाता है उसी के द्वारा इनको चेंज भी किया जा सकता है, उस कानून में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन एफआर में अगर कोई चेंज करना है, फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मतलब संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब एफआर नॉट एब्सोल्यूट, एफआर जो है एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसी क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इन पर, और वो रेस्ट्रिक्शंस हम पढ़ते रहेंगे प्रतिबंध कैसे लगाए गए हैं इनमें। और वैसे अगर अभी जनरल शब्दों में आप समझ लें तो इनका वर्णन जो है इनका वर्णन किया हुआ है कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अभी हम जो 12 से 35 तक जो पढ़ेंगे हम उनमें किस किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन है ये भी संविधान में लिखा हुआ है। इसको हम आगे अब लगातार जब पढ़ेंगे इनको तो समझेंगे। अब क्या बात आ जाती है, क्या इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है? हाँ, इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन साधारण तरीके से ऐसे नहीं सस्पेंड किया जा सकता। कुछ विषम परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हीं में है जिनका प्रोविज़न, इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ दिए हुए? आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 359 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही। तो ये हम जब इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन अभी केवल आप ये समझ लीजिए कि इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। अब बात आती है कि ये जब संविधान में शामिल किए गए थे तो किस आधार पर शामिल किए गए? तो इसके लिए सबसे पहले तो एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो उसके जो अध्यक्ष थे या चेयरपर्सन थे उन्हें कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। अब इसी एडवाइजरी कमेटी के अंडर में एक सब कमेटी का गठन हुआ था, और सब कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए थे? JB कृपलानी। तो इसी के आधार पर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट यानी कि ड्राफ्ट तैयार हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स हमें कौन कौन से रखने चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी के आधार पर इसको फॉर्मुलेट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया था। तो संविधान सभा का रोल भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, और 12 से 35 तक को एक ओवरव्यू में हम समझ लेते हैं, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। अब आर्टिकल 12, सबसे पहले मैंने कहा था स्टेट को केवल एक देश या राज्य में समझ लीजिएगा। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो दी हुई है भाग 3 और 4 पर ही लागू होती है केवल। इस स्टेट की डेफिनेशन वो क्या है, वो डेफिनेशन आज हम आर्टिकल 12 जो पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। ऐसे ही आर्टिकल 13 जो है वो क्या करता है? लॉ कंसिस्टेंट विद एफआर। इसको हम डिटेल में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप केवल इतना ही समझ लीजिए। अब ये क्या हो जाता है, 6 तरीके के मौलिक अधिकार दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कौन कौन से हैं? राइट ऑफ इक्वलिटी जो 14 से 18 आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 19 से 22 तक राइट ऑफ फ्रीडम। आर्टिकल 23 से 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति में शिक्षा का अधिकार। अब बात आती है, ये तो 5 हो गए, अब छठा दिया हुआ था मूल कॉन्स्टिट्यूशन। जब सब शुरुआत में जब था कॉन्स्टिट्यूशन में तब ये भी था, आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था। जो एक और हमारा फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन ये हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, यानी कि अमेंडमेंट किया गया और इसको हटा दिया गया। फिर बाद में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी मतलब इसको एक प्रॉपर्टी को एक कानूनी अधिकार बना के 300A में शामिल कर दिया गया संविधान में। तो अब ये क्या नहीं रहा, प्रॉपर्टी का जो राइट है वो क्या नहीं रहा, एक हमारा मूल अधिकार नहीं रहा। अब इसके बाद में जो छठा, यानी कि ये छठा तो हट गया, मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, अब ये हट गया, तो इसकी जगह मतलब 7वां वाला जो था वो कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इस तरीके से अब टोटल 6 ही हैं
और मूल संविधान में 7 थे, तो इस तरीके से 6 ही रह गए। तो अब 6 आपने देख ही लिया। अब आर्टिकल 33 क्या कहता है, 34 क्या कहता है, एक जनरल उसमें भी समझ लीजिए, बाद में डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल 33 कहता है सैन्य बलों और अर्धसैन्य बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में जो सैन्य बल और अर्धसैन्य बलों के जो मूल अधिकार हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। किसके द्वारा? वो पार्लियामेंट के द्वारा। अब बात आती है 34 में क्या दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अगर किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम यानी कि मार्शल लॉ लागू है तो मूल अधिकारी को स्थगित किया जा सकता है फंडामेंटल राइट, वहाँ के लोगों को, उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं उनके मूल अधिकारियों को स्थगित किया जा सकता है। अब बात आती है आर्टिकल 35 क्या कहते हैं, केवल संसद को कुछ विशेष अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि ये जो प्रोविजंस इस पार्ट के हैं उसमें उनको प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाना हो तो किसके पास है शक्ति? संसद के पास है। अब बात आती है जो मेन आज का टॉपिक है, ये तो सब समझ लिया, फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू हमने। अब आज हम पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। अब सबसे पहले आर्टिकल 12 को समझना है, तो हमने कहा था ना मूल अधिकार क्या है, सामान्यतः राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी होते हैं। तो राज्य कोई कृत्य करता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा हो तो उनके अगेंस्ट में हमें गारंटी दी गई है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसके आधार पर हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। अब वही चीज़ें हमें समझनी होगी कि अब ये स्टेट है क्या, जिस स्टेट की बात यहाँ पर की गई है कि जिनके कृत्यों के विरुद्ध गारंटी दी गई है। अब स्टेट के अंतर्गत आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है उसकी। आर्टिकल 12 में क्या किया गया है, भारत के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार, सभी राज्यों की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या सरकार, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अब यह तो समझ में आ गया, 2-3 चीज़ें समझ में आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है, राज्य की सरकारों की बात हो रही है, और यानी कि प्रदेश की सरकार और विधानमंडल वहाँ के। अब ये बात भी समझ में आ गई। और दूसरी बात ये, राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी सरकार के नियंत्रण में स्थानीय अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में भी आप समझ ही गए होंगे, अभी हम समझा देते हैं कौन है। और अन्य अधिकारी वाले प्रश्न पर आप यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया हुआ, ये अन्य अधिकारी हुए क्या, अन्य प्राधिकारी कौन से हैं, इसी को समझना है। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर जो दिया हुआ है गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट की गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी और अदर अथॉरिटीज़ जो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। अब लोकल अथॉरिटीज़ आप जानते ही हैं कि कौन कौन सी हैं। उसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट which has powers to make law and it's considered as an instrumentally of the state। instrumentally मतलब राज्य का साधन है। अब ये समझ लीजिए, आप डिटेल में ना जाएं, बस ये समझ लीजिए म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह हैं, ये सब क्या हैं? लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं। और लोकल मतलब स्थानीय स्तर पर एक राज्य सरकार के पार्ट की तरह काम करते हैं। और क्या काम है इनका? मतलब यही बात हो कि राज्य का एक साधन है। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, लोकल अथॉरिटीज़ भी क्लियर हो गया। अब आता है सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि अदर अथॉरिटीज़ को जो है वो समझ में नहीं आता है। अदर अथॉरिटीज़ में हम याद कर लेते हैं कि क्या क्या है, एक जो किताबों में कहीं मिल जाता है वो याद कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में हमें समझ में आना चाहिए डिटेल में कि आखिर ये अदर अथॉरिटीज़ हैं क्या। इसी पे प्रश्न बनते हैं जो IAS और PCS स्तर पर विशेष रूप से समझना ज़रूरी है अगर वो कोई इन चीज़ों को पढ़ रहा है। बाकी एक वनडे एग्ज़ाम में है तो एक साधारण ज्ञान भी ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा सीख लेंगे तो आपके लिए जीवन भर काम आएगा। अब ये क्या है, विभिन्न केसेस में डिफ़ाइन किया गया है, ऐसे कहीं नहीं लिखा था इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि कौन कौन सी बॉडीज़ हैं। अब इनको अलग अलग केसेस में डिफ़ाइन किया गया है जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या है। अब एक केस को हम लेते हैं, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 का। अब इसमें जो था, इसमें साफ साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो भी बॉडीज़ हैं यानी कि जो भी संस्थाएं हैं क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट मतलब विधि द्वारा निर्मित जो भी हैं, यानी कि इस जो संसद बनाए या फिर विधानमंडल बनाए उसके द्वारा एक कानून के द्वारा जो भी क्रिएट की गई हैं बॉडीज़, और उसके साथ साथ
उनको पावर्स आर कन्फर्ड टू कैरी आउट गवर्नमेंटल और क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शंस, यानी कि सरकार द्वारा कार्यों को क्रियान्वित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है उन्हें। तो ऐसी संस्थाएं क्या कहलाएंगी? स्टेट कहलाएंगी। जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो है एक कानून के द्वारा बनाया गया था, और दूसरी बात यह है कि उन्हें ऐसी पावर्स दे दी थी गवर्नमेंट ने, जो कि जिससे वो संस्था एक क्वासी गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करती थी। तो इसलिए ये एक संस्था क्या हुई, इसे मान लिया गया कि ये एक स्टेट है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि इंस्टीट्यूट होनी चाहिए क्रिएटेड बाय ये इंस्टीट्यूट, और बाकी क्या है, सरकार क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शंस होने चाहिए उसके, एक ये जानकारी मिली। अब एक केस ये समझते हैं, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 का। अब इसमें ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, LIC तो आप जानती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब ये तीनों जो बॉडीज़ हैं इनको क्या किया गया? स्टेट माना गया। क्यों माना गया यहाँ पर स्टेट माना गया? अभी मैं ये नहीं जा रहा हूँ केसेस में क्या क्या था, इनका जो वर्डिक्ट था उसको समझना है बस। क्यों कहा गया था इसको स्टेट? क्योंकि ये कहा गया कि ये जो ये सारी बॉडीज जो हैं परफॉर्मिंग वेरी क्लोज टू गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शंस, यानी कि ये एक तरीके से सोवरेन फंक्शंस कर रही हैं। इनके कार्य जो हैं संप्रभु कार्य हैं। संप्रभु जानते हैं जिसमें किसी का दबाव वबाव नहीं होता है, और वेरी क्लोज टू गवर्नमेंटल, यानी कि सरकार से बहुत ही क्लोजली परफॉर्म, जैसे सरकार की तरह परफॉर्म कर रही हैं। तो इन्हें क्या कहा गया? एक मतलब क्या माना गया? एक स्टेट माना गया। तो ये एक चीज़ हमें समझ में आई। और अब क्या चीज़ आती है? रमन्ना RD सेट्टी, यानी कि रमन्ना दयाराम सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें हमें समझ में आएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसे हमारे लिए एक जो है स्टेट माना गया, इसे भी स्टेट माना गया। अब सबसे पहले अगर इसको समझेंगे तो इसमें एक वर्डिक्ट दिया गया, कुछ पॉइंट दिए गए जिसके आधार पर माना जाए कि मतलब कोई संस्था कैसे एक स्टेट हो सकती है। इसमें कहा गया एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो उसकी शेयर कैपिटल हो वो गवर्नमेंट के द्वारा की लगाई गई हो, और फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया हो उसे। अब जो भी है ऑफ द स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो सरकार वहन करती हो। अब डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, यानी कि उस पर सरकार का गहरा, सरकार यानी कि स्टेट का गहरा नियंत्रण होना चाहिए। सरकार की बात हो रही है यहाँ पर। अब जो द फंक्शन ऑफ ए कॉरपोरेशन आर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, उसके जो कार्य होने चाहिए वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के होने चाहिए। ऑल क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन, जैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है वैसे होने चाहिए। तो कोई भी कॉरपोरेशन ऐसा काम करेगी पब्लिक इम्पोर्टेंस का और गवर्नमेंट फंक्शंस की तरह काम करेगी, गवर्नमेंटल सरकारी कार्यों की तरह, तो वह भी एक क्या होगी? एक ऐसे स्टेट कहा जाएगा उसे। और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू ए कॉरपोरेशन, अगर ऐसा भी हो सकता है सरकार अपना कोई एक डिपार्टमेंट किसी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि वो सारी काम अब एक कॉरपोरेशन देखे, तो वो भी संस्था जो वो अब इस तरीके की जो कॉरपोरेशन होगी वो एक स्टेट होगी। और या फिर वो इंजॉय मोनोपोली स्टेटस, यानी कि वो अपना मोनोपोली स्टेटस के तहत काम कर रही हो, उसे मोनोपोली स्टेटस मिला हुआ हो। अब आइए एक एक्ट के तहत स्थापित है, वित्तीय सहायता सरकार से मिल रही है, और गहरा और व्यापक कंट्रोल है सरकार का। इन सब के आधार पर ही क्या कहा गया? इसे माना गया एक स्टेट माना गया। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में भी समझ में आ गया हमें। अब आते हैं यूपी स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण। इसमें थोड़ा सा एक मैंने ये भी डाल दिया है कि ये क्यों ऐसा हुआ था। विजय नारायण क्या थे? कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय थे, और उन्हें डिसमिस कर दिया गया था बिना किसी नोटिस दिए या बिना उनकी बात को सुने बिना, उनकी बात को ही नहीं सुना गया। तो उन्होंने इस वजह से कोर्ट में चले गए थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और ये एक स्टेट है। तो अब ये स्टेट कैसे है उसका डिसीजन दिया, उसे स्टेट माना गया कि इट वाज वेल इस्टेब्लिश अंडर एन एक्ट, क्योंकि एक एक्ट के द्वारा इसका स्थापना हुई है और ये स्टेट का एक साधन है।
और कंट्रोल एंड ओनरशिप वर विद द स्टेट, इसका जो नियंत्रण है सरकार का इस पर है और ओनरशिप भी सरकार की है। तो इन सब के आधार पर इसे भी, अगर सरकार को हम स्टेट मानते हैं तो इसे भी हम स्टेट मानेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई। अब आते हैं सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या चीज़ है, इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बारे में डिसाइड किया गया कि ये स्टेट है कि नहीं है। तो ये स्टेट हुई किस आधार पर, क्योंकि एक पब्लिक अथॉरिटी है और ये क्या करती है, ऐसे पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करती है और ऐसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है एंड कैरीज आउट इट्स ट्रांजेक्शंस बेनिफिट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के बेनिफिट के लिए कार्य करती है ये। तो इसलिए ये क्या हुई, एक यानी कि ये भी राज्य को एक लाभ दे रही है और ऐसे कार्य कर रही है और ऐसे अपनी ड्यूटीज़ को निभा रही है जो पब्लिक अथॉरिटी होते हुए मतलब राज्य को लाभ हो रहा है इससे। तो जब इसलिए इसे भी स्टेट माना जाए, तो यहाँ पर इंडियन पेट्रोलियम भी एक स्टेट हो गई। अब आते हैं चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को समझेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी को स्टेट नहीं माना गया था। क्यों नहीं माना गया था, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंक्शंस की तरह, गवर्नमेंटल फंक्शंस नहीं है उसके। तो एनसीईआरटी को एक नहीं माना गया क्योंकि ऑटोनोमस अपने आप के हिसाब से काम करती है, स्वायत्त रूप से काम करती है, सरकार का इंटरफियर नहीं है और सरकार जो कार्य सरकार उससे नहीं कराती है। तो इस तरीके से उसे नहीं माना गया। अब क्या होता है, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि बीसीसीआई को भी स्टेट नहीं माना गया। उसको भी स्टेट इसलिए नहीं माना गया, वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें भी सरकार का ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट है और ना ही सरकार का उस पर कोई नियंत्रण है। तो वो भी एक अपने तरीके से स्वायत्त रूप से काम करती है, तो वो भी एक क्या हुई, स्टेट नहीं है। तो ना एनसीईआरटी स्टेट हुई ना बीसीसीआई स्टेट हुई। अब आते हैं यूनिवर्सिटी, इस हिसाब से स्टेट हुई कि नहीं हुई। यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी स्टेट होंगी कुछ नहीं होंगी। अब किस आधार पर होंगी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है उस पर सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकार का उस पर नियंत्रण है, यानी कि सरकार उसे वित्तीय सहायता देती है और सरकार उसके मतलब मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और उसी के आधार पर उसके नियम कानून नियम तय होते हैं। तो ऐसी जो यूनिवर्सिटी होगी वो तो आपके अनुसार क्या होगी, एक स्टेट होगी। लेकिन वहीं पर दूसरी जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जिस पर सरकार की दखलंदाजी ना हो तो उसे एक नहीं माना जाएगा, ना ही उस पर सरकार का पैसा लगा हो, तो उसे एक क्या नहीं माना जाएगा, एक स्टेट नहीं माना जाएगा। तो हमें कुल मिला के समझ में आता है कि कौन सी चीज़ हमारी स्टेट हुई कौन सी नहीं हुई। अब इसी चीज़, आप जुडिशरी के बारे में एक और समझ लीजिए, जुडिशरी क्या एक स्टेट है कि नहीं है, क्योंकि हमारे जो लेजिस्लेचर भी हो गया और कार्यपालिका भी, एग्जीक्यूटिव भी हो गई, तो ये हो गए। अब तो जुडिशरी बची, जुडिशरी है नहीं। अब इसको देखा जाएगा कि कुछ कंडीशंस में है जुडिशरी स्टेट और कुछ में नहीं है। जब वो जुडिशरी न्याय से संबंधित कार्य करती है तब वो नहीं है स्टेट, लेकिन वही जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती है तब है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन से हुए, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल, पेमेंट्स ऑफ लोअर स्टाफ का काम ये करती है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक क्या हो जाएगी, एक स्टेट हो जाएगी। और वहीं जब जुडिशरी वाला काम कर रही होगी तब स्टेट नहीं होगी। तो जुडिशरी के मामले में हो गया। तब यानी कि कुल मिला के अगर हम इसको समझें तो कंक्लूजन क्या निकलता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। व्हेन द बॉडी इज़ फाइनेंशियली, फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली dominated by or under the control of government and such control is particular to the body and is pervasive, then it will be a state। अब यानी कि उसका फाइनेंशियली इंटरफियर हो, फंक्शनली हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेट करती हो वो, और कंट्रोल क्या हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, या फिर क्या कहें कि उसका नियंत्रण परवेसिव, मतलब उसका नियंत्रण हो सरकार का उस संस्था पर, तो उसे हम क्या मानेंगे, एक स्टेट मानेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया ये सब। तो अब आपने देखा आर्टिकल 12 क्या कहता है, अब आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 क्या कहता है। इसी तरीके से हम एक एक ना पढ़ के फिर हमारा
जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उन सबको हम करते रहेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा हमारा इसमें, लेकिन हम ये चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स को आप इस तरीके से पढ़ें कि इससे संबंधित कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आपका ना छूटे। चाहे वो आप मेंस में लिख रहे हो तब भी ना छूटे, अगर प्री में भी है तो प्री में आपका किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो ना छूटे। तो इसके लिए हमने ये सब है समझा। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, तो अभी इतना ही समझा। आर्टिकल 13 भी एक ज़रूरी है समझना, तो उसे भी केवल हम एक लेक्चर में समझेंगे, उसके बाद में डिटेल में हम बाकी वो करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को और समझेंगे। तो यहीं पे अब आपको अगर पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में देते रहिए। अगर पसंद आए तो भी कमेंट में दे दीजिए, मैं भी मोटिवेट होता हूँ इससे, और आपके लिए कुछ और अच्छा करने की इच्छा है। मैं भी एक आपकी तरह ही एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मतलब हम सब साथ में इस मुहिम को आगे चलाएं। धन्यवाद।